RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल का भाग 4। दोस्तों, अशोक के शिलालेख हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज स्तंभलेख और गुहालेख। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये खूब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं स्तंभलेख। स्तंभलेख पढ़ेंगे। स्तंभलेख को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक बृहद और एक लघु। तो सबसे पहले हम बृहद देख लेते हैं, फिर लघु देखेंगे, उसके बाद गुहालेख देखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सवाल बार बार यहाँ से बनता है और बार बार पूछे जाते हैं और ये अधिकतर गलत भी होते हैं। तो आइए दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे और बात भी करेंगे। बृहद स्तंभलेख की यदि हम बात करें तो इनकी संख्या 7 है। बृहद स्तंभलेखों की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं इनके बारे में दोस्तों आइए जानते हैं। बात करें तो एक है दिल्ली टोपरा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। दिल्ली टोपरा 7 स्तंभलेख हैं और इनमें 7 बातें हैं, ये भी आपको याद रखना है। 7 शिलालेख में 14 बातें हैं। चलिए दोस्तों, यदि हम बात करें दूसरे स्तंभलेख की तो दिल्ली मेरठ खूब ये पूछा जाता है। ये तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं मित्रों, याद कर लेंगे। आगे बात करें लौरिया नंदन, ये भी खूब पूछा जाता है। लौरिया अरराज, एक और है लौरिया अरराज, ये भी आप नोट कर लेंगे। लौरिया नंदन, लौरिया अरराज। रमपुरवा, अगला देखेंगे रमपुरवा, ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। रमपुरवा राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित है, इसलिए ये पूछा जाता है। एक और पढ़ लेंगे कौशाम्बी या प्रयागराज, इन पर दोस्तों प्रकाश डालेंगे। दिल्ली टोपरा की यदि बात करें, क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्यों पूछा जाता है एग्जाम में, ये बार बार क्यों आता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ने के बाद आपको इसका महत्व पता चल जाएगा। बात करें फिरोज शाह तुगलक के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में दिल्ली टोपरा, इसको यदि हम बात करें मित्रों, फिरोज शाह तुगलक के समय में ये स्तंभलेख उड़ीसा से दिल्ली मंगवाया गया था। इससे आपको पता चल जाएगा ये क्यों बार बार पूछा जाता है। सॉरी दोस्तों, उड़ीसा से नहीं, हरियाणा से है। उड़ीसा से ये नहीं है, दूसरा है, हरियाणा से है, थोड़ा गलत हो गया। तो ये फिरोज शाह तुगलक हरियाणा से दिल्ली लाया गया था। तो हरियाणा में कहाँ से लाया गया, तो हम अम्बाला कह सकते हैं। हरियाणा में कहाँ से लाया गया, तो ये अम्बाला हम बता सकते हैं कि अम्बाला से लाया गया। तो कहाँ पर ये स्थापित किया गया, तो टोपरा में स्थापित किया गया। टोपरा कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, इसलिए ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली टोपरा की यदि बात करा जाए तो कितने इसमें बातें हैं, 7 बातें हैं। हरियाणा अम्बाला से कब किसके समय में आया, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में आया। कहाँ स्थापित है, तो टोपरा में। टोपरा कहाँ है, तो दिल्ली में स्थापित है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण मित्रों है ये। अब देखिए, ये फिरोज शाह तुगलक के समय में हरियाणा से दिल्ली लाया गया, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अब यदि बात करें, ये सबसे बड़ा भी है, ये सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा स्तंभलेख है। क्योंकि इसमें 7 बातें हैं। एक पॉइंट तो आपके मन में आ रहा होगा क्या इनमें 7 बातें नहीं हैं। हाँ, यदि हम बात करें
तो इसकी बात चर्चा कर लें दिल्ली मेरठ की, और इसकी चर्चा कर लें कौशाम्बी प्रयागराज की, तो इसमें 6 बातें हैं, इसमें 6 बातें हैं। अब रंप्रवा की बात करें तो इसमें कोई बातें नहीं हैं, ये छोटे छोटे हैं। इसलिए यदि हम बात कर लें तो दिल्ली टोपरा सबसे बड़ा अभिलेख है, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। फिर एक आते हैं दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, इनके बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। जेम्स प्रिंसेप ये खूब पूछे जाते हैं। इन्होंने 2 लिपियों का प्रयोग किया दिल्ली टोपरा या फिर अशोक के स्तंभों को पढ़ने के लिए। कौन सा? तो दोस्तों ब्रह्मी और यूनानी, ब्रह्मी और यूनानी लिपियों के प्रयोग किया, लिपियों का प्रयोग किया 1837 में। और पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने स्तंभलेख पढ़े, पहली बार जेम्स प्रिंसेप पढ़ा। और कह सकते हैं कि दिल्ली टोपरा को विशेषकर इन्होंने पढ़ा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी और लिपि का प्रयोग करके 1837 में अशोक के स्तंभों को पढ़ा। प्रश्न खूब पूछा जाता है कि अशोक के स्तंभों को पहली बार किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो दोस्तों कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। ब्रह्मी और लिपि को प्रयोग में ला करके ये पढ़ा, ये खूब पूछा जाता है मित्रों, तो आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अब यदि हम बात करें अशोक की, यदि यहाँ पर चर्चा हुई है तो अशोक के बारे में देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में, अभिलेखों में ये पॉइंट, अशोक के अभिलेखों में मित्रों बीसल देव की चर्चा है। किसकी चर्चा है? बीसल देव, बीसल देव की चर्चा है, बीसल देव की चर्चा है। एक पॉइंट आप ये नोट कर लेंगे। अशोक के अभिलेखों में बीसल देव की चर्चा है। ये बीसल देव कौन थे? तो ये चौहान शासक हैं। बीसल देव कौन है? तो ये चौहान शासक हैं, चौहान शासक हैं। ये खूब पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों में किस चौहान शासक की चर्चा है? तो बीसल देव की चर्चा है। यदि बात करें तो इसमें 1164 एडी की भी चर्चा दिल्ली टोपरा में की गई है। 1164 एडी की चर्चा दिल्ली टोपरा में की गई है। ये बाद में इसमें संशोधन करके जोड़ा गया होगा। तो मित्रों आप ये नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये एक किताब में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार से आपसे कहता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरा वीडियो देखें, नोट्स बनाएं और उसके बाद आप घटना चक्र का पुनरावलोकन या परीक्षावाणी या जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन आंसर वाली बुक हो उसको सॉल्व करें। पूरा आपको फंसेगा। 90% मेरे वीडियो से ही सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपी SSC का हो, चाहे आप सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट कुछ भी दे रहे हो जहाँ पर इतिहास का प्रभाव रहेगा। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे यदि हम बात करें इन तीनों की, यदि बात कर लेते हैं, पहले इन तीनों की बात कर लिया जाए। दिल्ली मेरठ हमने आपको बता दिया, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। तो इन दोनों की बात करें तो ये बिहार में स्थित हैं। कहाँ है? बिहार में स्थित हैं। ये तो पता चल ही गया होगा कि ये दिल्ली से मेरठ लाया गया, ये मेरठ से दिल्ली लाया गया, ये भी तो आपको पता चल गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो ये तीनों बिहार में हैं। बिहार में कहाँ हैं? तो ये तीनों बिहार में हैं। इसमें एक ख़ास बात क्या है? स्तंभ में ये मान लीजिए खंभा है, इस तरीके से ये खंभा है यहाँ पर, और इसके शीर्ष पर मतलब यहाँ पर ये तीनों बिहार, लौरिया नंदन, लौरिया राज, रंप्रवा, ये तीनों बिहार में हैं। और इसके शीर्ष पर यहाँ पर मोर बना हुआ है, शीर्ष पर मोर बना हुआ है, इनके शीर्ष पर मोर बना हुआ है। ये पॉइंट पूछा जाता है कि कहाँ के अभिलेखों के शीर्ष पर मोर बना हुआ है? तो लौरिया नंदन, लौरिया राज, रंप्रवा पर। देखिए जितने भी स्तंभ हैं आप नेट पर खोजेंगे या कहीं सिक्के पर, नोट्स पर या कहीं किताबों में देखेंगे तो आपको शीर्ष पर शेर बने हुए दिखाई देते हैं, जिसके 4 सिर हैं, 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे नहीं दिखाई देता है। लेकिन लौरिया नंदन, लौरिया राज, रंप्रवा में जो आपको स्तंभ मिलेंगे उसके शीर्ष पर मोर बना हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। रंप्रवा ये राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित है, राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित है। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। और इस पर देखिए
इनके दोनों पर शीर्ष में मोर बना हुआ है। और क्या रंप्रभा पर बना हुआ है, तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर शेर बना हुआ है। क्या है? शेर बना हुआ है, ब्रसल बना हुआ है और सांड बना हुआ है। शेर, ब्रसल और सांड बना हुआ है। मोर तो आपका ही है। तो शेर, ब्रसल, सांड ये रंप्रभा वाले स्तंभ लेख पर बने हुए हैं। कौशाम्बी की यदि हम बात कर लेते हैं, ये भी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इस तरीके से हम लिखने का प्रयास करेंगे। कौशाम्बी इतना महत्वपूर्ण है कि अकबर के समय में, हाँ, अकबर के समय में जहांगीर, ये कौशाम्बी अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, नोट कर लेंगे। ये कौशाम्बी से प्रयाग लाया। अकबर के समय में जहांगीर कौशाम्बी से प्रयाग लाया। कौशाम्बी से कहाँ लाया? प्रयाग लाया। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अकबर के समय में जहांगीर कौशाम्बी अभिलेख को कौशाम्बी से प्रयाग लाया। इसमें चर्चा किसकी है? इसमें यदि हम बात करें तो इसमें समुद्रगुप्त की चर्चा है। और विशेषकर समुद्रगुप्त के मित्रों प्रयास प्रशस्त की चर्चा है। प्रयास प्रशस्त की चर्चा है। कहाँ? तो प्रयाग प्रशस्त की चर्चा कौशाम्बी या प्रयागराज अभिलेख से मिली है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी अभिलेख की यदि हम चर्चा कर लें, कौशाम्बी अभिलेख जो प्रयागराज में है, जो अकबर के समय में जहांगीर लाया था, तो इसमें महामात्य स्त्री की भी चर्चा करी गई है। इसमें कारवाकी की भी चर्चा की गई है। इसलिए आप, और इसमें कारवाकी के पुत्र तीवर की चर्चा करी गई है इसमें कौशाम्बी अभिलेख में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए मित्रों, अब हम लोग देख लेते हैं लघु स्तंभ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लघु स्तंभ को देख लेते हैं। लघु स्तंभ भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। मेरे साथ एक एक पॉइंट आप नोट करते रहेंगे। कहीं से आपको असहज यदि लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करके बता सकते हैं। मैं निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब देखिए, इसमें लघु स्तंभ की बात कर लेता हूं। किसकी? लघु स्तंभ की बात कर लेता हूं। आइए, लघु स्तंभ की यदि हम बात कर लें तो आपको क्या पढ़ना है? सारनाथ। एक सारनाथ का स्तंभ पढ़ना है। कहाँ? वाराणसी। एक ये हो गया। सारनाथ स्तंभ कहाँ है? तो वाराणसी में है। दूसरा आपको पढ़ना है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप पढ़ना है। सांची का अभिलेख, स्तूप नहीं, अभिलेख। सांची का अभिलेख ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। तो मित्रों, सारनाथ का अभिलेख और इधर हो गया सांची का स्तंभ लेख। इन दोनों में क्या बातें कही गई हैं? इन दोनों में कहा गया है, इन दोनों में मित्रों कहा गया है, यदि कोई संघ के नियमों को नहीं मानेगा, संघ के नियमों को तोड़ेगा तो उसे संघ से बाहर कर दिया जाएगा। संघ में जो भेद करेगा उसे संघ से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसी चर्चा यहाँ पर मिलती हैं। तो संघ में भेद करने की चर्चा या बाहर निकालने की चर्चा कहाँ से मिलती है? तो सारनाथ स्तंभ लेख या सांची के स्तंभ लेख से, जो सांची का मध्य प्रदेश में है, सारनाथ का वाराणसी में है। बस इतने पढ़ना है मित्रों, ये पूछा जाता है। निगाली सागर का अभिलेख पढ़ना है। किसका? निगाली सागर। निगाली सागर का अभिलेख पढ़ना है। ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। निगाली सागर में कनक ऋषि हैं। कनक ऋषि की चर्चा मिलती है। किसकी? कनक ऋषि की। कनक ऋषि की चर्चा मिलती है। निगाली सागर में कनक ऋषि की चर्चा मिलती है। कनक ऋषि का इनका एक स्तंभ है मित्रों, उसको अशोक दूना करवा देता है, दोहरिया करवा देता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। दूना या दोहरिया की चर्चा करें तो इसमें करवा लेता है। अगला है रुम्नदेई अभिलेख। दोहरिया या डबल करवा देता है, इसे नोट कर लेंगे। अगला है रुम्नदेई। क्या है? रुम्नदेई अभिलेख। रुम्नदेई अभिलेख
या लुम्बिनी भी इसको हम कर सकते हैं, कह सकते हैं क्या, लुम्बिनी कह सकते हैं, लुम्बिनी, लुम्बिनी भी कह सकते हैं, लुम्बिनी स्तंभ लेख। हम अभिलेख बार बार बोल रहे हैं, तो अभिलेख मतलब जो लिखी हुई बातें, और उसमें शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख आप जोड़ सकते हैं। तो इस समय हम सिर्फ स्तंभ लेख की चर्चा कर रहे हैं मित्रों, इसलिए आपको स्तंभ पर देखना है। आप दोस्तों मेरे साथ नोट करते रहिए, तब तक हम इनके डालने इसमें। चलिए मित्रों, तो यदि हम बात कर लें रुम्नदेही कहाँ है, तो ये लुम्बिनी में है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, कहाँ है, लुम्बिनी में है। तो इसकी चर्चा क्या है, जब देखिए ये अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष घूमने के लिए आता है रुम्नदेही या नेपाल या लुम्बिनी में आता है, तो क्या करवाता है, तो यहाँ पर 1/6 कर चल रहा था, इससे घटाकर 1/6 कर चल रहा था, तो इससे घटाकर यहाँ पर 1/8 कर देता है, तो इसका मतलब कर यहाँ पर घटा दिया गया। एक पॉइंट ये आप नोट कर लेंगे कि कर घटाने की चर्चा रुम्नदेही में है। 1/6 कर से घटा करके वो 1/8 कर देता है। इतना पॉइंट नोट कर देता नहीं है, मतलब जैसे कोई जनता वहाँ पर 1/6 कर दे रही है, अब घटा देगा, जनता से कहेगा भाई अब यहाँ पर 1/6 नहीं देंगे आप, अब आप 1/8 देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये भी चर्चा रुम्नदेही से ही होती है कि यहाँ पर लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। कहाँ जानकारी मिलती है? अशोक के रुम्नदेही अभिलेख से जानकारी मिलती है। और यहाँ पर एक और बात कही गई, ये बलि को ख़त्म कर देता है, बलि को यहाँ पर ख़त्म कर देता है। एक पॉइंट नोट करेंगे कि यहाँ पर एक बल कर से संबंधित है मित्रों। कर बल वो नहीं है कि किसी को जीव हत्या कर दी जाए, उसको ख़त्म कर देता है। एक पॉइंट और बचा है, उसको देख लीजिए बस। क्या पॉइंट बचा है मित्रों? गुहा लेख पढ़ेंगे। अब स्तंभ लेख तो हो गया, अब गुहा लेख देख लीजिए। गुहा लेख बहुत महत्वपूर्ण है, ये खूब पूछा जाता है। गुहा लेख, गुहा लेख में 2 शासकों को हमें देखना है। एक आपको देखना है अशोक को, एक आपको अशोक को देखना है, दूसरा दशरथ को देखना है। इसका पौत्र है, प्रपौत्र दशरथ को देखना है। एक हो गया गुहा लेख, मतलब गुफा लेख भी हम उसको कह सकते हैं। गुफा लेख, गुफा लेख जैसे मित्रों ये कोई इस तरह दरवाज़ा है, ये कोई गुफा है, तो यहाँ पर मित्रों ये चर्चा करी गई है बातों की। तो ये गुफा हो गई, ये गुफा हो गई, और ये दरवाज़ा उसी पर लिखा हुआ है, तो गुहा लेख या गुफा लेख। अशोक की बात करें तो इसने 3 गुफाएं बनवाई। दशरथ ने कितनी बनवाई? 4 बनवाई। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में बनवाई, बराबर की पहाड़ियों पर बनवाई, पहाड़ियों पर बनवाई। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। तो अशोक ने 3 बनवाई थी। अब 3 जब बनवाई तो ये 12वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, देखिए अशोक के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब राज्याभिषेक से ज़्यादा बनते हैं। तो 12वें वर्ष का बनवाता है यहाँ पर, तो सुदामा एक बनवाता है गुफा सुदामा। कहाँ बनवाता है? बराबर की पहाड़ियों पर सुदामा। किसके लिए बनवाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाता है सुदामा। विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, ये 2 गुफा बनवाता है बराबर की पहाड़ियों पर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं मित्रों? तो ये बिहार में है। एक पॉइंट ये भी नोट कर लेंगे, बिहार में है। अब अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष यदि बात करें, राजा 19वें वर्ष एक बनवाता है कर्ण चौपार, कर्ण चौपार, कर्ण चौपार बनवाता है 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। ये खूब पूछे जाते हैं, आप नोट कर लेंगे। अब बात करें जाए दशरथ की, तो ये नागार्जुन की पहाड़ियों पर बनवाता है गुफाएं, नागार्जुन की पहाड़ियों पर, नागार्जुन की पहाड़ियों पर गुफाएं बनाता है। तो ये कितनी गुफाएं बनाता है? तो ये 4 गुफाएं बनाता है मित्रों। 4 गुफाओं के नाम आपको जान लेने हैं। नागार्जुन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये भी बिहार में है, ये भी बिहार में है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। इन दोनों में बहुत लंबा समय है। ये अशोक है, अशोक का बेटा कुणाल होगा, दशरथ तो बहुत बाद में आएगा, तो इसके पोते का लड़का है ये, तो प्रपौत्र हम कह सकते हैं।
तो बिहार में नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ जो हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई गई हैं। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई गई हैं। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। ये आजीवक के लिए बनवाई गई हैं। किसके लिए? आजीवक के लिए बनवाई गई हैं। एक पॉइंट ये है। तो बात करें इसमें कौन है? गोपी एक पहाड़ी है, गोपी। ये खूब पूछी जाती है, गोपी किसने बनवाई थी? तो नागार्जुन की पहाड़ियों पर दशरथ ने बनवाई थी। लोमस गोपी है, लोमस है, बर्थिका है, क्या है? बर्थिका है और बहिष्का है। बहिष्का है। ये 4 पहाड़ियां हैं जो कि आजीवक संप्रदाय के लिए नागार्जुन पहाड़ियों पर दशरथ ने बनवाई थी। गोपी, लोमस, बर्थिक और बहिष्का, ये नोट कर लेंगे। अब ये नियतवादी दर्शन के थे। जो आजीवक हैं ये नियतवादी दर्शक थे। एक ये पॉइंट कौन थे? नियतवादी दर्शक थे। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो आजीवक संप्रदाय को नागार्जुन पहाड़ियाँ में जो गुफाएं हैं गोपी, लोमस, बर्थिका, बहिष्का समर्पित हैं। और बौद्ध धर्म या बौद्ध भिक्षुओं को बराबर की पहाड़ियों पर जो सुदामा, विषझोपड़ी और कर्ण चौपार हैं ये समर्पित हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप यहीं न रुकने दें। लाइक, शेयर, कमेंट जो भी आपसे बन सकता है चैनल के लिए आप करें। हम आपके लिए बहुत आभारी रहेंगे। अगले वीडियो में हम मौर्यकालीन का राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। उसमें महत्वपूर्ण शासक यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।